नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी। ये स्लोगन और ऐसे तमाम और स्लोगन आपने और हमने सुने होंगे। अपने आसपास गली नुक्कड़ चौराहों पर पोस्टर्स या बैनर्स में चिपके लिखे हुए देखे होंगे, मगर कितना अमल करते हैं हम इस बात पे कि हमारे आसपास की जो वायु है वो साफ और स्वच्छ रहे, ताकि हम भी साफ हवा में सांस लें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसमें स्वच्छ हवा के जरिए अपनी तरक्की कर सकें, अपने जीवन को सही तरीके से जी सकें। लेकिन अफसोस, वायु प्रदूषण अब उस स्तर पर पहुंच चुका है कि आप और हम अगर इस वक्त नहीं चेते तो एक महामारी के रूप में यह सामने आएगा। इसी मुद्दे पर दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे। दूषित हवा में घुटता दम, प्रदूषण कब होगा कब। दर्शकों, प्रकृति ने हमको साफ पानी, स्वच्छ हवा, ये धरती, ये हरे भरे पेड़, ये सब मुफ्त में दिए थे। हम ये भी जानते हैं कि अगर ये खत्म हो गए तो मानव जाति का अस्तित्व भी इस दुनिया से मिट जाएगा। मगर इसके बावजूद भी हम प्रदूषण को लेकर के कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं, न ही उस प्रदूषण पर लगाम लगा पा रहे हैं। वायु प्रदूषण के चलते हर साल इस दुनिया में करीब 88 लाख लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस रहती है, या यूं कहें कि वायु प्रदूषण हर साल एक नए स्तर, एक नए आंकड़े को छू जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, मगर उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जहां लगातार एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न सिर्फ राज्य सरकारों को बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदा पत्र लिख चुका था और उसके बाद आदेशित किया गया था कि त्योहारों में जिस तरह की आतिशबाजी या खुशी के मौक़ों पर होती है वो ना की जाए। लेकिन उन सारी चीज़ों के बनिस्बत भी उत्तर प्रदेश के कुछ शहर ऐसे हैं जो प्रदूषण के मामले में अव्वल दर्जे की लिस्ट में आते हैं पूरे देश में। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे आप ट्रैफिक देख सकते होंगे, प्रदूषण देख सकते होंगे और सर्दी का मौसम बस शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक लेयर सी बन जाती है। अगर आप थोड़ा शाम को अगर सड़क पर निकलते हैं तो आपको गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं, बल्कि वक्त उतना होता भी नहीं। तो निश्चित तौर पर चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो या फिर प्रदूषण की बात हो या स्मॉग की बात हो, उत्तर प्रदेश का नाम फहरिस्त में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमेशा रहा है। देखना होगा कि जब प्रदूषण को लेकर के और बाकायदा स्मॉग को लेकर के इतनी सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन हालातों में कैसे इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण पाया जा पाएगा। कैमरामैन राम के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, केनी। तो इस चर्चा में हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रांजल, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर आलोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी लखनऊ का बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच रहा है, अगर इस तरह के सर्वे सामने आए कि भारत के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 उत्तर प्रदेश से हैं, तो क्या कहेंगे, वायु गुणवत्ता में हम कहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं? के लिए के तो ठीक है, कुछ देशों को ज्यादा पानी दिया, कुछ को कम, लेकिन वायु को लेके या हवा को लेके ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, किसी भी देश के साथ, किसी भी प्रदेश के साथ, चाहे वो नॉर्थ एरिया के प्रदेश हो सकते हैं या साउथ वाले हो सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट वाले, सबको एक सी हवा दी है। ऐसी दुनिया में सब जगह एक सी हवा दी, लेकिन ये इंसान है जिसने जल, जंगल, जमीन, जानवर को बुरी तरह से अपने हित के लिए उपयोग करके अपनी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाकर वायु प्रदूषण जैसे खतरे को आज अंजाम दिया है। इसमें हो सकता है कि हम और आप लोग जो बेइंतहा जो हम लोग आज विकास की दौर में दौड़ते चले जा रहे हैं, देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग कहीं से भी नहीं सोच रहे कि आने वाली जनरेशन क्या, अब मुझे लग रहा है प्रेजेंट जनरेशन को ही खतरा पैदा हो गया है।
चाहे जी। वो अलग अलग जगह पे सीमेंट के द्वारा जो भी हम लोग निर्माण कार्य कर रहे हों, या फिर अवैध वनों की कटाई कर रहे हों, या फिर हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर ये वायु प्रदूषण है तो ये दूसरे की जिम्मेवारी है, ये मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तो जी। मैं तो कहूंगा कि इसमें आपकी बहुत अच्छी भूमिका है कि आप इतने अच्छे सेंसिटिव मुद्दे पर जो आज पूरे देश को इस पर जन चेतना फैला रहे हैं, और जी। ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और निश्चित ही सोचनीय है। बिल्कुल, बहुत स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर प्रांजल आपके स्थिति पास। बहुत ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर प्रांजल, आपके पास में आऊंगी। इस वक्त कोरोना का जो टाइम है वो आप कहेंगे पूरी तरीके से गया नहीं है। हर दूसरे दिन हम लोग कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर के चर्चा करते हैं। कोरोना सर्दियों में बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है, इस बात को लेकर के कहा जाता है। ऐसे में डॉक्टर प्रांजल, कोरोना का भी डर, साथ ही जो वायु प्रदूषण है वो इतना ज्यादा बढ़े होना, आम इंसान को क्या क्या आप कहेंगे प्रिकॉशंस रखने चाहिए इस चीज में खुद को बचाने के लिए? कि जो हमने अभी बात किया कि कोरोना के अलावा लंग्स की जो बीमारियां ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा फैली हुई हैं हमारे समाज में, जी। अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, जी। यहाँ तक कि जो लगातार लोग स्मोकिंग के लिए इतना ज्यादा प्रचार होता है कि स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बावजूद स्मोकिंग अभी भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है और उसको नहीं रोक पाई सरकार ने। बहुत कोशिशें की, बहुत अच्छी कोशिशें भी की, लेकिन इस समय जहां तक मेरी जानकारी में है उसको बहुत महंगा भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद स्मोकिंग सब जगह बहुत कॉमन है। और टोबैको स्मोकिंग के अलावा अब लोग ड्रग्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाकर बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो नुकसान पहुंचा ही रही हैं, उसके अलावा जो लंग्स हैं, लंग्स की कैपेसिटी को पूरी तरीके से वो खत्म कर दे रही हैं। ऑलरेडी लंग्स के लिए इस समय जो कोई भी नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर के लिए भी लंग्स ऑलरेडी इस समय बहुत परेशान हालत में। आप समझ लीजिए कि आप ऐसे माने कि एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को आप मिट्टी के तेल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके इंजन की क्या हालत होगी, आप बिल्कुल वैसे समझें इसको। तो चूंकि लंग्स जब आपके बाहर लखनऊ की हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी 200, 300, 400 से इसी के बीच में रहता है, कभी भी नॉर्मल के नीचे रहे, 100 के अंदर आ जाए, ये बहुत रेयर केस में हो रहा है। तो आप खुद सोचें कि जब एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, दिल्ली का, मुंबई का, जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं, उनका हम लोग बार बार न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि इस तरीके से साफ होके उन तक जाए, लेकिन आप सोचें कि किस लेवल तक, क्या हम अपने श्वास सिस्टम में जाने वाली हर हवा को शुद्ध करके भेज सकते हैं क्या? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बिल्कुल आपने सही कहा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम बाहर भी निकलेंगे, हम सड़कों पे भी जाएंगे, हम कब तक घर में एयर फ्रेशनर का इंतजाम करते रहेंगे? डॉक्टर आलोक सोती, आपके पास में आऊंगी। जी, कोविड नेगेटिव हो जा रहे हैं, उसके बावजूद क्योंकि उनके लंग्स वो कैपेसिटी दोबारा अपने अंदर नहीं ला पाए, इस वजह से पेशेंट एक्सपायर कर जा रहे हैं कोविड नेगेटिव होने के बावजूद। तो जरूरत है कि लंग्स को हम लोग पूरी तरीके से आराम दें, साफ रखें। जो बताया गया था, आयुष मंत्रालय ने इस बार बहुत बढ़िया एक काढ़े का जो प्रोविजन किया था, जो सब प्रचार भी हुआ था आयुष मंत्रालय के द्वारा, उस काढ़े का विस्तार से प्रचार किया जाना चाहिए। लोग जो डेली चाय कॉफी लेते हैं ऑफिस में, घरों में, जरूरत है कि एक मास मूवमेंट चला के उसको काढ़े से रिप्लेस करें। कम से कम एक टाइम काढ़ा जरूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आयुर्वेद भी जी बहुत जरूरी है बैक टू आयुर्वेद भी होना। शायद वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तभी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वायु प्रदूषण ही अगली महामारी के रूप में हमारे सामने आएगी। डॉक्टर आलोक, मैं आपके पास आ रही थी, तमाम तरीके के जो स्लोगन और नारे होते हैं, जैसे जन जन तक संदेश पहुंचाना है, प्रदूषण को बचाना है, ये हम और आप जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा सुनती है, लिखती है, बच्चों की किताबों में निबंध के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या हमारी, आपकी, हम समाज की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रदूषण में अपनी भागीदारी को कम से कम रखें, ताकि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो शुद्ध हवा में सांस ले सके? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी और सामाजिक जो लोग बाग हैं और उनकी है, समाज की है। क्योंकि हमें लगता है सरकार भी शायद ये सोचे बैठी है कि ये तो सामाजिक समस्या है, इसको समाज को ही बताएगा, और कर नहीं सकता। अगर इसका साइंटिफिक पहलू देखें तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसा भी जाड़ा आएगा तो क्या होगा, ऊपर आपके पास ह्यूमिडिटी की एक लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ से जितना पॉल्यूटेड है आपका एयर है, चाहे किसी की वजह से हो रहा हो, वो एक उसको
पार करके आगे नहीं जा पाती तो रिफ्लेक्ट होके जो पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे सूरत हाल में ऑक्सीजन की जो कमी है वो केवल हमारे पेड़ ही दे सकते हैं। सरकार जो है वो पीपल का, बरगद का, इस तरीके की पेड़ लगवा सकती, लेकिन उसकी रक्षा करना हम लोग, समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पे जो है एक बहुत सारे पेड़ लगवा दिए थे सरकार ने, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए जो है हम लोग को सामने आना पड़ा, और जिसकी वजह से आज हम लोग के क्षेत्र में ऑक्सीजन पूरी है। उसकी सिंपल सी फिजिक्स है कि आप देखते होंगे हमारे पुराण में भी बताया गया कि पीपल और बरगद जो है वो रात के समय भी ऑक्सीजन देते हैं। वो सिंपल बात है कि कोई भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जो पेड़ हैं वो अपने पानी से जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन को लिबरेट कर देते हैं। लेकिन सारे पेड़ों को जो है एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जिसको आप सनलाइट कहते हैं, लेकिन जो पीपल और बरगद का पेड़ है उसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, अर्थात रात में भी वो ऑक्सीजन को, ये रिएक्शन उसके बढ़ते रहेंगे और ऑक्सीजन लिबरेट होती रहेगी और इन्वायरमेंट में मिलती रहेगी। तो कुल मिला के अगर हम लोग जितने भी सामाजिक हैं या सोशल एक्टिविटीज हैं या समाज को समझते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है कि आपके क्षेत्र में जो है वृक्षारोपण कर रही है, काफी प्रचुर मात्रा में कर रही है, लेकिन उस वृक्षों को अगर हम बना लें, क्योंकि एनजीटी और जितनी भी इन्वायरमेंट है उनकी भी यही रिपोर्ट है कि जब सरकार 10 पेड़ लगाती तब जाके एक पेड़ जो है सर्वाइव करता है। अगर इसका रेशियो हम 3 पे ले आए, 30% भी ले आएंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट को 33% जंगल की जरूरत पड़ती है, वो अगर हम कंप्लीट कर ले जाते हैं, हालांकि इस समय भारत में जो है 10% से भी कम जंगल रह चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में होनी चाहिए पूरे इंडिया में वो नहीं है। और आप AQI देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, थ्रेशोल्ड पे हो जाता है, 300 तक आ जाता है। ऐसे सूरत हाल में 100 को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, और हम लोग को ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा निभानी पड़ेगी। लगातार जब राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 के पैमाने पर पहुंचे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। दर्शकों, फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार सुशील जी से एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, किस आंकड़े तक वो रहना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आपका। लगातार वायु प्रदूषण क्या है, कितना भयावह है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने के लिए जो आप कहेंगे सिस्टम लगाए गए हैं, उनमें हम और आप सब देख सकते हैं कि 300 और 400 का आंकड़ा पार हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस तरह से इस पैमाने को आप नापते हैं और कितना सही होता है ये? की माप के लिए हमारे भारत में, ऐसी दुनिया के अलग अलग देशों में एक कुछ मानक बनाए गए हैं, जिसके आधार पर वायु में ये जो प्रदूषक तत्व हैं, विशेषकर जैसे इस समय अगर देखा जाए तो PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 जिसे NOx भी कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, अर्थात ये जो 8 प्रदूषक तत्व हैं, इनकी रिलेटिव कंटेंट को देखा जाता है, क्वांटिटी को देखा जाता है, और इसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि उस शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु गुणवत्ता सूचकांक कैसा है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, दिल्ली या हमारे जैसे अभी लखनऊ की कहानी आ गई है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के जो कुछ शहर टॉप 5 में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे शहरों में वायु प्रदूषण की
समस्या जो है उसको भयंकर बनाने में ये मुख्य रूप जी। से PM 2.5 और PM10 मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर मैं आपको एक साधारण लेमैन टर्म में बताना चाहूँ तो ये 6 कैटेगरी में होता है। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है, जिसे मैंने और आपने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई के दौरान इस हवा का दीदार किया, ये अच्छी हवा कहलाती है और इसमें मुझे और आपको ये प्राणदायक दवा की तरह काम करती है। इससे कोई बीमारी की दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही फिर 51 से 100 होने लगती है अर्थात ये संतोषजनक हवा कहलाती। लेकिन ऐसे लोग जो संवेदनशील होते हैं, जो कहीं ना कहीं से उनके वो हाइपर सेंसिटिव होते, एलर्जी की शिकायत होती, जिन्हें सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो सकती है। इसके बाद 101 से 200 वाला जो तीसरा पैमाना है, ये थोड़ा प्रदूषित हवा कहलाती। जैसे जिन्हें फेफड़े की बीमारी है, जैसे अस्थमा है या कार्डियक डिजीज है, हृदय रोग है, बच्चे और बड़े वयस्क हैं। बच्चे विशेषकर इसलिए कि उनके 8 साल के बच्चों को माना जाता है कि उनके फेफड़े उतने विकसित नहीं होते हैं, और 60 साल के आगे जो एडल्ट होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से कई सारी ऐसी तकलीफें, बीमारियां हो जाती हैं जिस कारण उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से कम्प्रोमाइज रहती है। तो ये लोगों का खतरा रहता है 101 से 200 के बीच में, और 201 से 300 जैसे पहुंचते हैं तो ऐसे में तो मैं और आप सब लोग लंबे समय तक अगर रहेंगे ऐसी हवा में तो सांस लेने में तकलीफ और आंखों में आंसू, आपने देखा होगा जलन होने लगती है, हृदय रोग वाले लोगों को दिक्कत होगी, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वालों को दिक्कत होगी। तो ये वाली हवा बहुत खराब। 301 से 400 वाली हवा जो लखनऊ के कुछ एरिया में है, और फिर हम 401 से 500 पे भी पहुंच रहे, ये बहुत खराब हवा होती है ऐश्वर्या जी। और लंबे समय तक ऐसा रहने पर मान के चलिए आप और हम लोग 10 से लेके 20 सिगरेट के बराबर पैसे भी स्मोकिंग कर रहे हैं, और ये इससे सांस की बीमारी हो सकती है अगर 1 महीने तक ऐसी स्थिति बनी रही। फेफड़े और दिल की बीमारी हो सकती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अंतोगत्वा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD भी हो सकती। और जो 401 से 500 वाली स्थिति लखनऊ की जो बनी हुई है, अर्थात हम एक ऐसे गैस चैम्बर में बंद हैं जिसमें की जहरीली हवा भरी हुई है, और यह आपातकाल कहा जाता है। ये एक प्रकार की इमरजेंट सिचुएशन कहलाई जाती है। हेल्थ इमरजेंसी भी कई जगह डिक्लेयर कर दी जाती है, जिसमें स्वस्थ लोगों को, जैसे मैं और आप लोग स्वस्थ हैं तो हमारा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है, कभी भी जवाब दे सकते हैं फेफड़े हृदय रोग वाले लोगों का प्रभाव गंभीर रूप से ये प्रभावित होंगे, और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल बेहद, मतलब मैं समझ सकती हूँ आपकी बातों से, बिल्कुल बेहद, मतलब मैं समझ सकती हूँ आपकी बातों से कितनी भयावह सिचुएशन है। जो बीमार है उन्हें तो छोड़ दीजिए, जो स्वस्थ इंसान है उसकी भी जो आप कहेंगे औसत उम्र है, उसको ये प्रदूषण लगातार कम कर रहा है। डॉक्टर प्रांजल, इस वक्त जब बहुत ज्यादा प्रदूषण है, इस वक्त जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल भी आप कहेंगे 100 के आंकड़े के अंदर हमें नहीं नजर आ रहा है काफी दिनों तक, ऐसे में अगर आम आदमी बाहर शाम को या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले या किसी और काम से निकले, आपको लगता है कि वो चीजें ठीक हैं? और अगर निकलना चाहिए तो क्या क्या सुरक्षा के पैमाने हमें लेने चाहिए? बाहर बंद नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बाहर निकलना तो बंद नहीं किया जा सकता। दूसरा, साथ ही सुबह योगा करना या मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करना, ये सब जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक मनुष्य के करिकुलम का। उसमें जरूरत यह है कि आप कैसे उसको और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये सब मास स्केल पर जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर से पार्क 1 किलोमीटर दूर है, आप पार्क तक कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं, उसके बाद वॉक करते हैं। बेहतर है कि आप उसमें साइकिल का चुनाव करें या पैदल चुनाव करें, एक्सरसाइज भी अच्छी होगी और एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि जब भी आप सुबह या शाम जब भी घर से बाहर निकलें, तब कोरोना हो या ना हो, आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। इससे आप अपने आप को बचा पाएंगे जहरीली हवा से, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, ये कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर व्यायाम करने से या घूमने से बचें जहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो। जितनी भीड़ होगी उतना आपके लिए नुकसानदेह है। आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से बहुत घातक हो सकता है। उसके अलावा भी आप जब ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर लोग कम हैं, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हों, तो आपको एक शुद्ध हवा महसूस होगी। तो ये जरूरी है कि जो है आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर जो है ग्रीनरी बहुत ज्यादा रहे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग बहुत जल्द, अगर जैसे कार पूलिंग सिस्टम है उसका प्रयोग करें।
अगर एक ही आदमी को अपने ऑफिस तक जाना है और 2-3 लोग रोज उसी तरफ जाते हैं, तो बदल बदल के अगर एक ही गाड़ी में 2-3 लोग और चले गए तो गाड़ी भी खाली नहीं जाएगी, 2-3 गाड़ियां पॉल्यूशन करने से बचेंगी। तो हर आदमी के लिए जरूरी है कि जो अपने स्तर से वो पॉल्यूशन को रोकने के लिए कर सकते हैं वो करें। अगर हम बिल्कुल आपने स्पेसिफिकली सही बात कहा। करें लखनऊ, जी बिल्कुल आपने सही कहा। हर इंसान को अब शायद अपने स्तर पे बाहर निकल के भी प्रयास करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। डॉक्टर आलोक, आपके आखिरी के व्यूज में लेना चाहूंगी। वायु प्रदूषण अब इतना ज्यादा हो चुका है कि छोटे बच्चे की जो किताबें होती हैं, कोर्स होते हैं, उनमें भी हम वायु प्रदूषण को एक भयावह रूप में देखते हैं। ऐसे में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से जागरूक हों? उसकी केवल एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हम लोग को पेड़ लगाए जिसमें जो उसको रिएक्शंस करने के लिए सनलाइट की जरूरत ना पड़े। जैसे आप कह सकते हैं पीपल के पेड़ हैं, आपके बरगद के पेड़ हैं, आपका अर्जुन है, तो इसलिए जो रात में भी वो जो है अपनी फोटोसिंथेसिस की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना भोजन बनाएगा, अपने भोजन बनाते बनाते ही हमको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में दे देगा। क्योंकि हम जाड़ा आएगा, इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, एक आपके पास लेयर बनेगी, तो ऐसे में आपका जितनी भी गैसेस हैं, क्योंकि आप डेवलपमेंट रोक नहीं सकते हैं, आपके पास इंडस्ट्रियों का प्रोडक्शन रोक नहीं सकते हैं, जितनी भी पॉल्यूशन करने की स्थिति है, आखिर BS6 आ गया है, बहुत चीजें सरकार कर रही है, लेकिन एनवायरनमेंट में जो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से जो हम लोग जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो बना ही रहेगा। लेकिन उससे बचने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा अगर हम पीपल और बरगद के पेड़ लगा लेंगे, उनको बचा ले जाएंगे, ये जान लीजिए आगे आने वाली जनरेशन बहुत ही सुख रहेगी और बहुत ही हम लोग को दुआ देगी। तो दर्शकों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वायु प्रदूषण या फिर और तमाम तरीके के जो प्रदूषण है उसे लेकर के हम और आप सजग हो, क्योंकि अगर ये प्रकृति ही नहीं बचेगी तो मानव जाति का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। और शायद इसीलिए हमने इस विषय को आज अपनी चर्चा का विषय बनाया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। डॉक्टर प्रांजल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो आपको असर करते हैं, जो हमें असर करते हैं, जो हमें और आपसे जुड़े होते हैं, और प्रदूषण उन्हीं मुद्दों में से एक है जिस पर अब चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अब अगर इस मुद्दे को मुखर तरीके से नहीं उठाया गया तो पृथ्वी का अस्तित्व ही शायद नहीं रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।